हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो आज अपना आगे के टॉपिक जो है क्लास 11th के उनको करेंगे, माने आज अपन भूमिका समाप्त करेंगे, जिससे कल अपने फर्स्ट यूनिट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीजें बड़ी ध्यान से सुनो। एक तो वे तत्वों के जो परमाणु क्रमांक के भार भी याद करना है, रोजाना दोहरा ही रहे होगे तुम लोग। ठीक है, फिर ये जो भूमिका एक नोट्स बनाना शुरू कर दो, जो भी मोटी कॉपी है उसको बनाना शुरू करो। तो उसमें जहां से हमने शुरू से जो तुम्हें ग्रुप पर नोट्स भेजे उनको उतारना शुरू करो, लिखना शुरू कर दो, उसी पर लिखते जाओ आगे से। और जैसे यूनिट शुरू हो तो उसके पहले एक खाली पेज छोड़कर और फिर अपनी उसी में लिखते जाओ। ठीक है, और अगर कोई चीज समझ में किसी की नहीं आ रही है तो वो दोबारा वीडियो सुन सकता है। ठीक है, ये हमने तुम लोगों को बता दिए थे कि पूछ भी सकते हो फोन करके अन्य चीजें, लेकिन पालन अवश्य करते जाना, क्योंकि लेट हो रहे हैं अपन लोग पढ़ाई में। तो अभी तुम लोग ऑनलाइन के माध्यम से अभी जो पढ़ा रहे वीडियो के माध्यम से, इसी माध्यम से पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, समझते जाओ। जो स्टूडेंट्स मान लो आज इसे ज्वाइन कर रहे हैं, जितने लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को शुरू से पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, शुरू से भूमिका वगैरह पूरी देखना पड़ेगी, तब उनकी समझ में आएगा। एकाएक 20 से पढ़ेंगे तो समझ में कम आएगा। ठीक है, तो सभी वीडियो यूट्यूब पर है, सब्सक्राइब कर लेना तो तुम्हें मालूम पड़ता रहेगा। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक करते रहना। ठीक है, अब हम देखते हैं आज के अपने टॉपिक हैं अणु और परमाणु। ठीक है, अणु और परमाणु, परमाणु और अणु, इन दोनों की परिभाषाएं किताबी परिभाषाएं हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, वह छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, उसे कहते हैं परमाणु। और अगर स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व है तो वो कहलाता है अणु। माने परमाणु छोटा है, अणु बड़ा है। परमाणु हमें दिखाई नहीं देता, स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता है, तो बता नहीं सकते देखो जी परमाणु है, लेकिन अणु वो देखा जा सकता है। अणु बड़ा है, परमाणु छोटा है। ठीक है जी, क्या है? ये पदार्थ के कण हैं, सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं जी, किसके? तत्व के या किसी भी पदार्थ के। ठीक है, तो अणु परमाणु में जिनकी परिभाषा याद रखना है, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है उसे कहते हैं परमाणु, और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे कहते हैं अणु। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हमें, ये तो किताबी एक परिभाषा होगी, तुम्हें लिखना पड़ेगी, बताना पड़ेगा, लेकिन परमाणु अणु को थोड़ा सा महसूस करना पड़ता है। जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मान के चलो कि भारत का मानचित्र है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो भारत के मानचित्र में अगर कहा जाए कि बताओ इसमें तुम कहां हो, मीन्स हम इसमें अपने आप को बता नहीं सकते हैं भारत के मानचित्र में कि हम ये हैं यहां पर, लेकिन हैं, ये तो पक्का है, जान ही रहे तुम हो, हम हैं। तो जिस तरह से भारत के मानचित्र में तुम अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकते हो कि देखो हम ये हैं यहां पर, तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं है, माने कोई अपने पास ऐसी चीज नहीं है कि अपन भारत के मानचित्र को इतना जूम करते जाएं उस स्थान को कि तुम उसमें दिखाई दे जाओ, तो वो कहलाता है परमाणु। माने पदार्थ की, तत्व की तुलना में परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि सामान्यतः दिखता नहीं, लेकिन होता है, ये पक्का है। जैसे मान लो हम हैं, तुम हो, ये हैं अपन लोग, लेकिन भारत के मानचित्र में अगर तुम कहो कि बिजुआ सर को बताएं कि कहाँ है, तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन अणु को बताया जा सकता है। अणु परमाणु से छोटा होता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन अणु रहता है, तो अणु को बता सकते हो। इसको हम ऐसा कह सकते हैं दूसरे उदाहरण के द्वारा कि जैसे मान लो मोतीचूर का लड्डू है, तो मोतीचूर का लड्डू हो गया पदार्थ, माने एक चीज, फिर उसमें जो उसके मोतीचूर के दाने हैं, वो दाने क्या हो गए? अणु। और वो जिस रेशे से बनी है बेसन की, वो बेसन का रेशा क्या है? परमाणु। तो परमाणु बहुत सूक्ष्म कण है, अणु परमाणु से बड़ा होता है। मैंने परमाणु के आपस में मिलने से, दो या दो से अधिक परमाणु के आपस में मिलने से अणु बनता है। ठीक है,
तो हम अणु के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि अणु की परिभाषा तो हो ही गई। किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे कहते हैं हम अणु। ठीक है, वो कहलाता है अणु कहलाता है, ये अणु। अब अणु होते हैं दो प्रकार के, ये चीज तुम्हें समझना पड़ेगी। एक होते हैं तत्व के अणु और दूसरे होते हैं यौगिक के अणु। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी तरह से। आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों के अणु होते हैं और फिर दो या दो से अधिक तत्व जब आप उसमें मिलते हैं तो बनता है यौगिक, तो यौगिक के अणु होते हैं। तो किसी तत्व का एक अणु जितने परमाणुओं से मिलकर के बनता है वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे अक्रिय गैसें हैं, जो अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो इनके एक अणु में एक परमाणु होता है, माने इनका अणु एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। हम ये कह सकते हैं कि इनका अणु सूत्र और परमाणु सूत्र दोनों सेम होते हैं। जैसे हीलियम है, हमने कहा हीलियम का अणु सूत्र लिखो H, परमाणु सूत्र H, इनके एक अणु में एक परमाणु होता है। कुछ होते हैं द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक माने इनके एक अणु में दो परमाणु होते हैं, माने इनका एक अणु दो परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे O2, N2, Cl2, F2, ये द्विपरमाणुक होते हैं। और भी हैं ये, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, हमने कहा ऑक्सीजन का अणु सूत्र O2, नाइट्रोजन का N2, क्लोरीन का Cl2, फ्लोरीन का F2, जिनका अणु सूत्र है, लेकिन जिनका परमाणु सूत्र नहीं है। अगर हम कहेंगे ऑक्सीजन का परमाणु सूत्र लिखो तो O लिखा जाएगा, नाइट्रोजन का परमाणु सूत्र लिखो N लिखा जाएगा। माने नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर के नाइट्रोजन का एक अणु बनाते हैं, तीन नहीं, चार नहीं, दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनाएंगे। ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बनाएंगे। फिर तीसरे नंबर होते हैं जैसे त्रिपरमाणुक। त्रिपरमाणुक में जैसे मान लो O3, ओजोन है। अब ओजोन में ऑक्सीजन के तीन परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के तीन परमाणु मिलकर के ओजोन का एक अणु बनाते हैं। चतुर्थ परमाणुक होते हैं, चतुर्थ परमाणु माने चार परमाणु मिलकर के, जैसे P4 है, ठीक है, AS4 है, ठीक है, SB4 है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। इनमें चार परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। जैसे फास्फोरस के चार परमाणु मिलेंगे, फास्फोरस का एक अणु बनेगा। फास्फोरस का अणु सूत्र होगा P4 और परमाणु सूत्र वही P होगा। आवर्त सारणी के जो 118 तत्व हैं, ये जो आवर्त सारणी में लिखे हैं, ये अपने परमाणु सूत्र में लिखे हैं। अगर किसी भी तत्व का परमाणु सूत्र पूछा जाए तो उसका संकेत ही उसका परमाणु सूत्र कहलाता है। वो अणु सूत्र थोड़े याद रखना पड़ते हैं कि किसका अणु कितने परमाणु से मिलकर बना होता है। इसी तरह अष्ट परमाणु होती है, जैसे सल्फर है S8। अब सल्फर के 8 परमाणु मिलकर के सल्फर का एक अणु बनाते हैं, तो ये कहलाते हैं तत्व के अणु, ठीक है, ये तत्व के अणु कहलाते हैं। जैसे मान लो लिख दिया गया क्या S8 लिखा है, जैसे अब S8 का अर्थ है कि इसमें सल्फर के 8 परमाणु हैं। जब 8, 7 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, 8 फिक्स है, निश्चित है, 8 परमाणु मिलेंगे तो सल्फर का एक अणु बनेगा। अब जैसे लिखा है मान लो 3P4, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि जी फास्फोरस के 3 अणुओं का सूत्र है। आगे की संख्या बताती है अणुओं की संख्या, और यहां जो लगी रहती है जी परमाणुओं की संख्या। तो ये फास्फोरस के 3 अणु हैं, ठीक। अब अगर हम कहें कि फास्फोरस के 3 अणु हैं, इसमें कुल कितने परमाणु हैं, तो गुणा कर दो, 4 की 12 परमाणु। फास्फोरस के 12 परमाणु मिलकर के वो फास्फोरस के 3 अणु बनाते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5O2, यानी ऑक्सीजन के 5 अणुओं का सूत्र है। वो इसमें परमाणु कितने हैं, 5 दूनी 10 है, ठीक है। तो ये तत्व के कहलाते हैं अणु।
फिर दूसरे होती है यौगिक की अणु। प्रत्येक यौगिक का जो सूत्र होता है उसके एक अणु को दर्शाता है। जैसे मान लो तुमने कहा जल, H2, ये जल का सूत्र है, अणु सूत्र। अगर कहें जल के जी कितने अणु हैं, एक अणु है, एक से ज्यादा संख्या होगी वो आगे लिखी रहेगी। जैसे हमने कहा जल के 2 अणु तो 2 आगे लिखी। तो प्रत्येक यौगिक का जो सूत्र होता है, जैसे हमने कहा शक्कर है C12H22O11, हमने कहा बताओ शक्कर के जी कितने अणु हैं, एक अणु है। अगर हम कहें शक्कर के इस एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो परमाणु का जोड़ दो इन्हें, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 से 45, 45 परमाणु मिलकर के शक्कर का एक अणु बना रहे हैं, जिसमें कार्बन के 12 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 22 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 11 परमाणु हैं। तो प्रत्येक यौगिक का जो सूत्र होता है वो उसके एक अणु को बताता है। अब चूंकि यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, तो विभिन्न तत्वों के जब परमाणु मिलते हैं तो यौगिक का अणु बनता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अब इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु बन गया। ठीक है, तो ये कहलाती है यौगिक की अणु। तो अणु 2 प्रकार की होती हैं, तत्व के अणु और यौगिक की अणु। ठीक है, तो जी अणु और परमाणु बहुत अच्छी तरह से तुम लोगों को समझना है। ठीक है, इसको समझने के बाद अब आगे की चीजें अपन लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, आयन। आयन क्या है? आयन, ठीक है, आयन इसी को लगभग कहते हैं मूलक। आयन को मूलक की तरह यूज किया जाता है। तो आयन, आयन माने आ गया जिस पर, क्या आ गया, धन या ऋण। तो जब कोई तत्व माने किसी परमाणु के विद्युत आवेशित कण को क्या कहते हैं, आयन। जब किसी परमाणु पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तो वो परमाणु आयन में बदल जाता है। अब धन या ऋण आवेश कैसे आता है, जब कोई परमाणु मीन्स तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन आ जाता है, और अगर वो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉनों को तो ऋणायन आ जाता है। तो इस तरह से आयन 2 प्रकार की होती है, एक होता है कैटायन यानी धनायन, और दूसरा होता है ऋणायन यानी एनायन। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बनता है कैटायन, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर बनता है ऋणायन। अधिकांशतः धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धातुएं धनायन बनाती है, और अधिकांशतः अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं तो अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो Na+ में बदल जाएगा, ये सोडियम धनायन कहलाएगा। जिसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे उसके ऊपर 2+ आ जाएंगे, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे उसके ऊपर 3+ आ जाएंगे। 3 तक ही त्यागे जाती हैं और 3 तक ही ग्रहण किए जाते हैं। जैसे मान लो जिसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया Cl-, 2 ग्रहण किए O-, 3 ग्रहण किए N-, 3 तक लिए जाते हैं, 3 तक दिए जाते हैं। तो आयन 2 प्रकार की होती हैं, धनायन और ऋणायन। परमाणु के विद्युत आवेशित कण को कहते हैं क्या, आयन। जैसे ये परमाणु है सोडियम का और ये इसका विद्युत आवेशित कण। फिर जैसे क्लोरीन Cl परमाणु है, उसका ये विद्युत आवेशित कण यानी ऋणायन। ठीक है, इस तरह से इनके उदाहरण वगैरह जी पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद में है समस्थानिक, फिर आते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक में हम देखते हैं कि समस्थानिक एक्चुअली में क्या है, ये तत्वों के जुड़वा है, ट्विंस। जैसे हम देखते हैं कि एक ही चेहरे के मान लो 2-3 बच्चे हैं बिल्कुल सेम, ठीक है, डुप्लीकेट जिन्हें हम कह सकते हैं। तो ये एक ही तत्व के होते हैं, विभिन्न परमाणु जिनके संकेत तो वही रहेंगे, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग और परमाणु भार इनके कैसे होंगे, परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होंगे। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान
लेकिन परमाणु भार अलग अलग होंगे। ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक माने नीचे की संख्या एक सी होगी, ऊपर की संख्या अलग अलग होगी। जैसे तुम लोगों ने पढ़ी हाइड्रोजन की 1H1 1H2 1H3, तो तीनों में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार कैसा है, अलग अलग। तो जी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इसी तरह आवर्त सारणी में लगभग सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का O8 16, O8 17, O8 18, इनके परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग। केवल तत्वों में हाइड्रोजन के समस्थानिकों की विशेष नाम होती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बाकी जैसे अगर इनमें कहो तो इनके नाम वही रहेंगे, ऑक्सीजन, बाकी सब तत्वों के जो समस्थानिक होते हैं उनके नाम वही रहते हैं। ठीक है, उनके कोई अलग से नाम नहीं होते। बस परिभाषा याद रखना, परिभाषा तुम्हें उदाहरण के द्वारा याद रहेगी। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग। सोडी फजान ने इसकी खोज की। ठीक है, और डिटेल में बातें नोट्स में पढ़ लेना, वो भेजेगी, और जो समझ में नहीं है पूछ लेना। फिर होती है संभारी। संभारी में इनका उल्टा होता है। संभारी में क्या होता है, परमाणु भार समान होती है, लेकिन इनमें परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो AR 1840, K 1940 और C 2040 2040। इसमें हम देख रहे हैं आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके परमाणु भार तीनों के समान है 40 40, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ये तीनों क्या कहलाए, समभारी। ठीक है जी, आइसोटोनिक, जी आइसोबर। फिर होती है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। जैसे 1H3, 2He4, ये क्या है, सम न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे आती है, जी अपन लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, न्यूट्रॉन आएंगे। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गए 2, इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, ये सम न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह से हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में जब तुम तत्वों के परमाणु क्रमांक भार करोगे तो उसमें ये सब निकल आते हैं। या तुम लोगों ने अगर प्रैक्टिस की होगी, हमने कहा था 1 से 30 तक की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना, तो उसमें देख सकते हो किस किस में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। जिनमें समान होगी न्यूट्रॉन की संख्या, वे सम न्यूट्रॉनिक होगी। एक होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक आयन, जे विभिन्न तत्वों की आयन होती है, एक ही तत्व की नहीं, विभिन्न तत्वों की। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक, विभिन्न तत्वों के ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, वे कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे इसको याद रख सकते हो, होन ना मांगली, F माइनस O डबल माइनस N ट्रिपल माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं, या -2 -3 प्लस डबल प्लस ट्रिपल प्लस, ऐसा। अगर हम कहें कि सम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो, तो अब तुम्हें इनकी परमाणु क्रमांक और भार आने चाहिए। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, धन आयन बनेगा, माने इन प्लस में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और माइनस में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, क्योंकि वो ग्रहण करता है। फ्लोरीन में पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 1 ग्रहण कर लिया, इसमें 10 हो गए। ऑक्सीजन में पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 ग्रहण कर लिए तो 10 हो गए। नाइट्रोजन में पहले 7 थे, इसने 3 ग्रहण कर लिए, 10 हो गए। सोडियम परमाणु में पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 1 त्याग दिया तो 10 हो गए। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 त्याग दिए, 10 हो गए।
एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 3 त्याग दिए, 10। तो चूंकि इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान, इस कारण से ये कहलाती है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही की वही रहती है, वही बदलती है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, ठीक है। और लेन देन होता है इलेक्ट्रॉनों का बाहरी कक्षा से। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही होते हैं। जैसे इसका F19 था, तो इसमें 9 ही प्रोटॉन रहेंगे, इसमें 8 ही रहेंगे, इसमें 7 रहेंगे, इसमें 11 रहेंगे, इसमें 12 रहेंगे, इसमें 13 रहेंगे। प्रोटॉनों की संख्या माने परमाणु क्रमांक के बराबर। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो। F का 9 19 होता है, 19 में से 9 गए 10 आ गए। O 8 16 होता है, 16 में से 8 गए। N 7 14 होता है, 14 में से 7 गए 7। N 11 23 होता है, 23 में से 11 गए 12। Mg का 12 24 होता है, 24 में से 12 गए 12। Al का 13 27 होता है, तो इसमें से घटा दो 14 जी न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इस तरह से वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है, और जब देख सुन लो अच्छी तरह 1-2 बार, फिर इसके बाद अपना नोट्स लिखो। फिर उस नोट्स में जो जो चीजें लिखी हैं उनको पढ़ो। उसमें तुम्हें जहां जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, उस पॉइंट को अपनी कॉपी में रफ कॉपी में लिखो। सर यहाँ से ये बात क्लियर नहीं हो रही, और हम क्या करें, और उसकी फोटो खींच करके ग्रुप पर अपने माने नंबर से भेज सकते हैं, हम तुम्हें उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है वे है मूलक। ये मूलक तुम लोगों को हमने 10th में भी पढ़ाई थी, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक। तो तत्वों को तो साथ करते जाना है, अब तुम लोगों को जी मूलक भी याद करना है, क्योंकि इन मूलक का पूरी केमिस्ट्री में महत्व है। इन मूलक की सहायता से ही केमिस्ट्री की सारी फॉर्मूला तैयार होते हैं, उनके नामकरण किए जाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आगे अब तुम्हें अगर पहचानना है किसी को, केमिस्ट्री में जो उसकी केमिस्ट्री में फॉर्मूले रहती हैं अधिकांशतः, तो फॉर्मूला को अगर तुम्हें वास्तव में बनाना सीखना है, उसका नामकरण करना है, तो उसके लिए तुम्हें मूलक तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मूलक का नियम वही है, 10th में याद किए थे, एक बार इन्हें याद करो, रोज इन्हें रूटीन में डाल दो, रोजाना पढ़ते जाओ। जैसे तत्वों के तुम प्रदर्शन पढ़ रहे होगे, O 8 16 N 7 14 जी, इस तरह से कि मान लो 10 या 20 पढ़ रहे होगे, अब साथ में मूलक भी कर लो, और जरूरी नहीं कि इकट्ठे करो, 5-5 करके। जैसे आज 5 तुमने धनात्मक कर लिए, ठीक है, कल 5 और धनात्मक करो, ठीक है, 10 हो गए, तीसरे दिन 5 और करो, 15 हो गए, 15 से ज्यादा नहीं होंगे। फिर ये तीनों दोहराते जाओ, 15 को दोहराओ, फिर ऋणात्मक करो, ऐसी 5। तो माने 5 दिन में या 4 दिन में तुम्हें याद हो जाएंगे अच्छे। फिर इन्हें दोहराना शुरू कर दो कि मैं रोज एक बार पढ़ना है, तो बस तुम 15-20 दिन में तुम्हें बिल्कुल सीधे कंठस्थ हो जाएंगे। कंठस्थ हो जाएंगे फिर तुम्हें ऑटोमेटिक सारी चीजें आने लगेंगी, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को इतना करना है, ये तुम्हारी भूमिका हो गई। इस भूमिका को अच्छी तरह से लिखना है बियर कॉपी में, और इसको 2-2 3-3 बार सुन लेना जहाँ जो समझ में नहीं आई, और पूछ भी लेना। अपन लोग अब यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।